बच्चों, हम एक नया वीडियो का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको आईपीएससी सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको इस आईपीएससी की वीडियो की सीरीज़ में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण सिखाएंगे। दूसरे पार्ट जो लेंगे हम आपको आयनिक यौगिकों का नामकरण सिखाएंगे और तीसरे में सबसे लास्ट में आपको हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईपीएससी नामकरण सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीएससी का मतलब क्या होता है। आईपीएससी, आई स्टैंड फॉर, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड एंड सी फॉर केमिस्ट्री। तो आईपीएससी का पूरा मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम जैसा कि हमने बताया कि हम इस वीडियो को 3 सीरीज में देंगे। सबसे पहले वाले में आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है ऑर्गेनिक का, वही हम शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। जो कुछ भी ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा आईपीएससी, वो भी समझ जाएगा इस वीडियो को देख करके। देखिए, हम सबसे पहले शुरू करेंगे कार्बनिक रसायन का यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम शुरू करते हैं कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें क्या होता है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य परमाणु जो होता है वो कार्बन होता है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक का मुख्य परमाणु जो होता है वो कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक में मुख्य परमाणु कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी होते हैं। इसके अलावा किसके अलावा, कार्बन के अलावा, इसके अलावा, इसे छोड़ करके कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हैलोजन परमाणु होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में लिखा है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा सल्फर आदि परमाणु भी इसमें पाए जाते हैं। तो मुख्य परमाणु जो होगा इसका वो कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। कार्बन के अलावा अन्य बाकी परमाणु भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन की। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन को सी से लिखते हैं। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो सी होता है। कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 6 होती है और 6 ही प्रोटॉन होते हैं इसमें, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है आईपीएससी में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2,4 लिखोगे तो वास्तव कोश में आपके 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे या होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, जिसे 4 और 4 मिला के इसके वास्तव कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि सभी परमाणु चाहते हैं कि इनका अष्टक पूर्ण हो, उसके वास्तव कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो कार्बन जो होता है वो 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। अब ये 4 अलग अलग परमाणुओं से बना सकता है, एक जैसे परमाणुओं से बना सकता है। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4 बंध। इसलिए कहा जाता है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है।
कार्बन की संयोजकता कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। बात समझ में? अभी कार्बन परमाणु जो होते हैं, कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन से या दूसरे किसी अन्य परमाणु से 2 बंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, 3 बंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, है ना, या 1 बंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर 1 बंध है तो इसका मतलब है वो केवल सिग्मा बंध है, वहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बंध है। लेकिन अगर 3 बंध है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 1 सिग्मा है, बाकी जो 2 बचेंगे वो 2 पाई बंध होंगे। अगर 2 बंध बने हैं इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 1 सिग्मा है और बाकी जो बचा, कितने बचे? 1 बचा, तो 1 आपका पाई बंध या पाई बॉन्ड होगा। कहीं कहीं पे इसको आबंध भी लिखा जाता है, तो आप बंध कहें या आबंध कहें। अगली बात जो कार्बन के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन जो है बहुत लंबी श्रृंखला बना देता है। कार्बन ही एक ऐसा परमाणु है जो सबसे लंबी श्रृंखला, बहुत ही लंबी श्रृंखला, जितनी लंबी श्रृंखला आप सोच सकते हो बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन जो है बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है, ऐसे, है ना, ब्रांच करके भी। तो कार्बन के अंदर ये क्षमता होती है कि कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है, बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है। लंबी श्रृंखला बना सकता है। और कार्बन के इस गुण को हम श्रृंखलन क्षमता या कैटनेशन पावर कहते हैं। श्रृंखलन क्षमता, सबसे ज़्यादा श्रृंखलन क्षमता किस परमाणु में होती है? कार्बन में होती है। बात समझ में आई? इसके अलावा सल्फर भी होता है, लेकिन सल्फर इतना लंबा श्रृंखला नहीं बना सकता है। अब हम अपने मेन तथ्य पे आते हैं कि कार्बनिक यौगिक का नाम किस प्रकार से लिखते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का नाम एक विशेष प्रारूप में लिखा जाता है, विशेष तरीके से लिखा जाता है। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक का नाम जो होता है विशेष प्रारूप में लिखा जाता है। नाम हम नीचे लिख रहे हैं, तो निम्न लिखित प्रारूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित प्रारूप या तरीके से लिखते हैं। क्या तरीका होता है देखिएगा। कभी भी किसी भी जो है कार्बनिक पदार्थ का अगर नाम लिखा हुआ है तो उसमें पूर्व लग्न होगा। कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे, यौगिक होंगे, जिनका पूर्व लग्न नहीं होगा, तो पूर्व लग्न लिखा होगा सबसे पहले। बीच में जनक श्रृंखला लिखी होगी, जनक श्रृंखला लिखी होगी, और लास्ट में इसके अनुलग्न लिखा होगा, अनुलग्न लिखा होगा। बात समझ में आई? पूर्व लग्न को हम प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। इसे हम पेरेंट चेन कहते हैं, पेरेंट चेन कह देंगे। इसको हम सफिक्स कहते हैं। तो ये आपका 3 प्रारूप में, 3 प्रकार से, 3 पार्टों में लिखा जाता है ना। जैसे आप अंग्रेजी का जब सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, है ना, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसे इसमें भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं, इसके बाद में जनक श्रृंखला लिखी जाती है, और सबसे लास्ट में अनुलग्न लिखा जाता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं पूर्व लग्न क्या होता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, देखिएगा पूर्व लग्न कैसे लिखे जाते हैं। पूर्व लग्न जो आईपीएससी नाम में सबसे पहले लिखा जाए वो पूर्व लग्न होगा। तो पूर्व लग्न के रूप जो है क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न निम्न रूपों में पाए जाते हैं। निम्न रूप में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस किस रूप में। पहला तो पार्श्व श्रृंखला के रूप में। पार्श्व श्रृंखला के रूप में, साइड चेन। कैसे पहचानेंगे? ये जो श्रृंखला होती है ये कार्बन कार्बन से बनी होती है। किससे बनी होती है? कार्बन से बनी होती है। कार्बन से बनी होगी पहली बात। किससे बनी होगी? कार्बन से बनी होगी। साथ में हाइड्रोजन इत्यादि पाए जाएंगे, कार्बन से बनी होगी। जनक श्रृंखला के अलावा अतिरिक्त जो श्रृंखला बचेगी वो जो है पार्श्व श्रृंखला कहलाएगी। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है पार्श्व श्रृंखला एक कार्बन की हो। अगर एक कार्बन की है CH3 लिखा होगा तो ये मेथिल कहलाएगा। हो सकता है पार्श्व श्रृंखला आपकी दो कार्बन की हो, यानी कि CH2 CH3 लिखा हो, या C2H5 लिखा हो, तो ये एथिल कहलाएगा वो। हो सकता है तीन कार्बन की हो तो प्रोपिल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोपिल कहलाएगा। इस प्रकार से चार कार्बन का होगा तो ब्यूटिल कहलाएगा, पेंटिल कहलाएगा, 5 कार्बन का हेक्सिल कहलाएगा, 6 कार्बन का। इस प्रकार से पार्श्व श्रृंखला देख सकते हैं। अगला जो पूर्व लग्न होगा वो हैलोजन समूह होगा। दूसरा जो होगा पूर्व लग्न वो हैलोजन समूह होगा। हैलोजन समूह, जो हैलोजन परमाणु होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन समूह होगा। देखिएगा, अगर फ्लोरीन हुआ तो उसको आप फ्लोरो लिखोगे। क्या लिखोगे? फ्लोरो लिखोगे। फ्लोरो, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, है ना। आयोडीन हुआ तो क्या लिखोगे आप? आयोडो लिखोगे। इस प्रकार से हैलोजन समूह को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा। तीसरा जो होगा पूर्व लग्न वो अन्य क्रियात्मक समूह होंगे। क्या होंगे? अन्य फंक्शनल ग्रुप होंगे। अन्य क्रियात्मक समूह जो होंगे वो पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाएंगे। अन्य क्रियात्मक समूह। देखिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा जो मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह जो होंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह को जो अनुलग्न के रूप में लिखे जाएंगे। जो अनुलग्न के रूप में लिखे जाएंगे। रूप में लिखे जाएंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह को छोड़कर सभी क्रियात्मक समूह
क्रियात्मक समूह जो होते हैं, सभी क्रियात्मक समूह अन्य क्रियात्मक समूह कहलाएंगे और इनको आप पूर्व लग्न के रूप में लिखोगे। अन्य क्रियात्मक समूह कहलाएंगे। अन्य क्रियात्मक समूह होते हैं। बात समझ में आई? जैसे देखिएगा, जैसे OH है क्रियात्मक समूह अन्य क्रियात्मक समूह के रूप में, तो उसे हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। हाइड्रोक्सी। अगर CHO यानी एल्डिहाइड समूह है तो उसे आप एल्डो लिखोगे। क्या लिखोगे? एल्डो। अगर COOH समूह है तो कार्बोक्सी लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कार्बोक्सी लिखा जाएगा। इस प्रकार से जो अन्य क्रियात्मक समूह होंगे उनको लिखा जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे उनकी जो पहचान कैसे करोगे, इसके लिए एक क्रियात्मक समूह वरीयता श्रेणी हम आपको आगे जो है वीडियो में देंगे, तो आप उससे पहचान पाओगे। मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन क्रियात्मक समूह वरीयता श्रेणी से करेंगे, है ना? श्रेणी से किया जाएगा, से किया जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका हो गया पूर्व लग्न। दूसरी बात यह है, पूर्व लग्न को जनक श्रृंखला में जिस स्थान पर होंगे उस स्थान के साथ लिखा जाएगा। जनक श्रृंखला में स्थान के साथ नाम लिखते समय लिखा जाएगा। नाम लिखते समय लिखा जाएगा। बात समझ आई? ये जो नियम है ये आगे चल के जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो हमने आपको नोट में 2 मुख्य बिंदु लिखवाए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला कैसे पहचानेंगे आप? तो इसके लिए सबसे एक डिफिनीशन आप याद रखिएगा। सबसे लंबी, पहली बात क्या है? सबसे लंबी होनी चाहिए। सबसे लंबी, साथ में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला हो। क्या हो? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जिसमें अधिकतम द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड, है ना, द्विबंध
त्रिबंध 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तथा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। थोड़ा सा और सही करिएगा इसको। पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला कह ले या पूर्व लग्न कह ले, पूर्व लग्न और क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। आपको ऐसी सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है इसमें सबसे अधिक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। बात समझ में आई? अब सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी यानी जनक श्रृंखला जो होगी, सबसे लंबी श्रृंखला का नाम जो है कैसे लिखा जाएगा? नाम निम्न प्रकार से लिखोगे आप, निम्न प्रकार से लिखोगे। कैसे लिखोगे? नीचे लिख रहे हैं हम आपको, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए जनक श्रृंखला में केवल एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है केवल। अगर केवल एक कार्बन है तो उसके लिए आप मेथ वर्ड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? मेथ का। अगर दो कार्बन है, कितने कार्बन है? अगर दो कार्बन है तो उसके लिए एथ वर्ड का यूज किया जाएगा, एथ का यूज किया जाएगा। तीन कार्बन अगर हैं, अगर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए प्रोप का यूज करेंगे, प्रोप का यूज करोगे। इसका प्रोप का। अगर जनक श्रृंखला में चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए हम ब्यूट का प्रयोग करेंगे, ब्यूट का। जनक श्रृंखला में यदि पांच कार्बन है, कितने कार्बन? पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करेंगे, पेंट। छः कार्बन होंगे यदि, कितने कार्बन? छः कार्बन यदि होंगे तो छः कार्बन के लिए हेक्स का। आठ कार्बन अगर होंगे, अगर आठ कार्बन है, कितने कार्बन? आठ कार्बन है तो आठ कार्बन के लिए ऑक्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। नौ कार्बन अगर है, कितने कार्बन? नौ कार्बन है तो नौ कार्बन के लिए नोन का प्रयोग करेंगे, नोन। और 10 कार्बन है तो, अगर 10 कार्बन है, 10 कार्बन हो तो उसके लिए हम डेक का प्रयोग करेंगे, डेक का। ऐसे 11 कार्बन तो 1 डेक, 12 डेक, 12 के लिए जो है 2 डेक, 3 डेक। लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमने यहाँ तक आपको लिया है, आपका इसी से काम चल जाएगा। अब अगला आता है अनुलग्न। ध्यान दीजिएगा, अनुलग्न। अनुलग्न में क्या होगा? पहले तो अनुलग्न में अणु
अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच जो बंध की संख्या होगी, बंध की संख्या और जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह को लिया जाएगा या को लिखा जाएगा। लिखा जाएगा। बात समझ में आई? जैसे देखिए, जैसे यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। एन का कार्बन कार्बन के बीच में केवल डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी कहीं कहीं पर है। ये दोनों है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो हम इसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों मिलते हैं आपको कार्बन की जनक श्रृंखला में, तो आप इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसी के साथ में कहीं कहीं पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी मिलता है, तो उसके लिए आप आइन का प्रयोग करेंगे। आइन का प्रयोग करेंगे, YNE, आइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिलता है तो इन और आइन दोनों लगाया जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि इन और आइन को आपको स्थान के साथ, लोकेंड के साथ लिखना है कि कहाँ पर है जनक श्रृंखला में। स्थान के साथ लिखना है। जिस प्रकार से आप पूर्व को लिखेंगे कि जनक श्रृंखला में कहाँ पर उपस्थित है, ऐसे इन और आइन को भी स्थान के साथ लिखना है। बात समझ में? लिखना है। अगला देखिए, जो है जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह को आपने चाहे एन लिया है, यानी एन आया है, इन आया है, या आइन आया है, या दोनों आए हैं, इन और आइन के साथ 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 इन आइन एन के साथ लिखेंगे। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे मान लीजिए मुख्य क्रियात्मक समूह OH है, हाइड्रोक्सी समूह है, तो उसके लिए ऑल लिखा जाएगा। अनलग्न जो है अनलग्न के रूप में ऑल लिखा जाएगा, OL, ऑल। अगर मान लीजिए CHO समूह है तो उसके लिए अल लिखा जाएगा, AL। अगर मान लीजिए COOH समूह है
तो इसके लिए ओइक लिखा जाएगा, ओइक। ओइक अम्ल करके लिखा जाएगा, ओइक अम्ल, ओइक एसिड। अगर कीटोन समूह है तो उसके लिए ओन लिखा जाएगा, ओन, ONE, ओन। अब यहाँ ध्यान नहीं देना है कि जो CHO है और COOH के लिए स्थान नहीं बताना है, या स्थान नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि CHO वाले यौगिक में और COOH वाले यौगिक में जो जनक श्रृंखला का अंकन होगा वो CHO के कार्बन से या COOH के कार्बन से ही प्रारंभ होगा, यानी पहले ही कार्बन पर हमेशा होगा, पहला कार्बन यही माना जाएगा। बात समझ में आई? तो आगे देखिएगा एक और स्टेप। जो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न हो या हो अनुलग्न, चाहे वो पूर्व लग्न हो, चाहे अनुलग्न हो, चाहे प्रीफिक्स हो, चाहे सफिक्स हो, एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आ जाए, एक से अधिक बार आए तो क्या करोगे? तो अगर 2 बार आता है, कितनी बार आता है? 2 बार आता है, तो 2 बार के लिए आप डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई। इस प्रकार से 3 बार अगर आए तो 3 बार के लिए ट्राई, 3 बार के लिए ट्राई। अगर 4 बार आ जाए तो, अगर 4 बार पार श्रृंखला या जो है पूर्व लग्न अनुलग्न एक ही प्रकार का है और 4 बार आ जाए तो टेट्रा, है ना, टेट्रा। 5 बार आया जाए तो, 5 बार आए तो पेंटा इत्यादि का आपको प्रयोग करना है ना। 6 बार आएगा तो हेक्सा, 7 बार आएगा तो हेप्टा, ऐसे आपको प्रयोग करना है। ध्यान ये देना है कि एक ही प्रकार की पार श्रृंखला, एक ही प्रकार का पूर्व लग्न, एक ही प्रकार का अनुलग्न है, तब आपको इसका प्रयोग करना है। जब भी नामकरण करें तो आप 4 स्टेप में करें उसको। नामकरण, नामकरण 4 चरणों में करिए आप, 4 चरणों में करें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ताकि आपसे गलती ना हो, है ना। फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में क्या करें आप? सबसे पहला आपका काम ये है कि आप जनक श्रृंखला का चयन कर लें। रूल के अनुसार से जनक श्रृंखला की पहचान कर लें। जनक श्रृंखला का आप चयन कर लें। सेकेंड स्टेप पे क्या करें आप? पार्श्व श्रृंखला को पहचान लें, पार्श्व श्रृंखला का चयन कर लें। क्या करें? पार्श्व श्रृंखला का चयन करें। तीसरे स्टेप पे आप क्या करें कि अंकन कर लें, जनक श्रृंखला का अंकन कर लें, नंबरिंग कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कितने कार्बन इसमें उपस्थित हैं। जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला का अंकन कर लें
और तब फोर्थ स्टेप में आप नाम लिखें नाम प्रारूप के अनुसार। क्या करें? नाम करण करें नाम प्रारूप के अनुसार। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक जो आईपीएससी रूल था वो कंप्लीट किया मैंने। हम इसके अगले वीडियो में, यानी इस सीरीज के अगले वीडियो में आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो है आईपीएससी नामकरण बताएंगे, उसके कुछ इम्पॉर्टेंस रूल बताएंगे और आपको उसकी अभ्यास, उसके एग्जाम्पल देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आप तक तुरंत जो है नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने पढ़ाई को और मजबूत कर पाएँ और जो है अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।